वेलकम टू माय चैनल। मैं माशारकर सर आपके लिए आज के इस वीडियो में मैं शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 में जो स्टेट बोर्ड का पेपर लिया गया है उस पेपर का पेपर सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। ठीक है, मेरे इस वीडियो को आप शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ उसे शेयर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि सब्जेक्ट केमिस्ट्री पार्ट 2 का जो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एयर पोल्यूशन नहीं करता है बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 है बर्निंग ऑफ फोसाइल फ्यूल, नंबर 2 है स्मोक्स फ्रॉम द मोटार फ्यूल्स, नंबर 3 है वल्केनो इरप्शन और नंबर 4 है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं फोसाइल फ्यूल और स्मोक जो मोटार से निकलता है और वल्केनो से जो गैसेस बाहर निकलते हैं उसी की वजह से क्या होता है, एयर का पोल्यूशन होता है। यानी कि हम जो रिस्पायरेशन करते हैं उसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता है बच्चों। ठीक है, इसका सही आंसर आप जानते हैं क्या हो गया, फिर उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा क्या है। इफ़ क्लोरीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स। क्लोरीन क्या करता है, हमें 2 फॉर्म में हमें मिलता है। कौन सा? 35 और 37। 35 वाला जो क्लोरीन होता है वो 75% का अबंडेंस उसका है और 37 वाला जो क्लोरीन होता है उसका 25% का अबंडेंस होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। बहुत ही आसान है, इसका फार्मूला है जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, उसका PDF बना के रखा है ताकि वीडियो छोटा हो और आसान से आप उसे पढ़ सकें। साथ ही साथ उसका स्क्रीन शॉट है उसे भी आसानी से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू जो 35 एटॉमिक मास वाला जो क्लोरीन है, ठीक है बच्चों 35 उसका अबंडेंस 75% है प्लस 37 वाला जो है उसका अबंडेंस 25% है। ठीक है, उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों का समीशन लेके जो टोटल अबंडेंस है यानी कि 75 प्लस 25 ये टोटल अबंडेंस से डिवाइड करना है। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन अगर लिया जाए तो होता है 2625 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन अगर लिया जाए तो 925 होल डिवाइडेड बाय टोटल समीशन अगर लिया जाए तो होता है 100। यानी कि टोटल समीशन होता है 3550 डिवाइडेड बाय 100। यानी कि इसका डिवाइडेशन अगर किया जाए तो होता है 35.5। यानी कि ये जो आंसर है ये आंसर नंबर 4 को मैच करता है। क्या बच्चों? आंसर नंबर 4 को मैच करता है और 4 नंबर का आंसर है 35.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा क्या है। इन द फॉलोइंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये जो नीचे दिए गए जो इक्वेशंस है ये अनबैलेंस फॉर्म में हैं। ठीक है, क्या बोलता है देखिएगा। 1 मोल ऑफ KClO3 इज थर्मली डिकम्पोज। KClO3 1 मोल अगर हम डिकम्पोज करते हैं, ठीक है बच्चों, एंड एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्न इन द गैसियस प्रोडक्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Al2O3 इज फॉर्म। अगर इसमें से हम कितना मोल Al2O3 को फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने बना के रखा है, आप देख सकते हैं क्या है। द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर हमने KClO3 का अगर डिकम्पोजिशन करते हैं 1 मोल KClO3 का अगर डिकम्पोज करते हैं तो KCl का फॉर्मेशन 1 मोल होता है प्लस 3/2 O2 यानी कि 3/2 O2 यानी कि 1.5 मोल ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम 1.5 मोल ऑक्सीजन यानी कि 3/2 ऑक्सीजन का रिएक्शन एक्सेस एल्यूमिनियम के साथ अगर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, 1 मोल Al2O3 का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो
1 मोल KClO3 से डिस्प्लेसमेंट होता है ऑक्सीजन, जो डिकम्पोज करने के बाद प्रोड्यूस होता है 3/2 ऑक्सीजन मोल, है ना। यानी कि उसका रिएक्शन अगर एक्सेस एल्यूमिनियम के साथ अगर करते हैं तो क्या होता है 1 मोल ऑफ Al2O3 इज फॉर्म। यानी कि आंसर आपका क्या हो गया 1, यानी कि आंसर नंबर क्या है बोलिएगा, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर 1 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। द डिक्रीजिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। नंबर 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है Fe ग्रेटर दैन Zn ग्रेटर दैन Al ग्रेटर दैन Mg। सेकेंड है Mg ग्रेटर दैन Zn ग्रेटर दैन Al ग्रेटर दैन Fe। तीसरा जो होता है Mg ग्रेटर दैन Fe ग्रेटर दैन Zn ग्रेटर दैन Al। और चौथा जो ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है बच्चों Mg ग्रेटर दैन Al ग्रेटर दैन Zn ग्रेटर दैन Fe। इसमें से अगर हम थोड़ा सा अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर के साथ चुनते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन की रिएक्टिविटी वहाँ पर आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के साथ अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर 4, Mg ग्रेटर दैन Al ग्रेटर दैन Zn ग्रेटर दैन Fe। ठीक है, इसका सही आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल्स आर इन मीथेन मालिक्यूल। मीथेन मालिक्यूल में 109 डिग्री 28 मिनट्स के कितने एंगल होते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम निकालने की कोशिश किया है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के जो होते हैं, ब्लैक कलर के, तो ब्लैक कलर के 3 एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहे और रेड कलर के 3 यहाँ पर दिखाई दे रहे, यानी कि 3 और 3 कितना होता है बच्चों 6 एंगल यहाँ पर आपको आसानी से देख सकते हैं इस डायग्राम के बीच में। ठीक है बच्चों, यानी कि सही आंसर क्या हो गया देखिए यहाँ पर, यानी कि 3 नंबर यानी कि 6 इज़ द करेक्ट आंसर। 6 एंगल इसमें हम दिखाई दे रहे बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, विच ऑक्साइड हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, विच ऑक्साइड हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, MgO सॉलिड। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, NO2 गैस। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, SO2 गैस। उसके बाद 4 है SiO2 सॉलिड। ठीक है बच्चों, इसमें अगर देखा जाए तो SiO2 इज़ द कोहालेंट सॉलिड। यहाँ पर आंसर है, आप देख सकते हैं SiO2 इज़ कोहालेंट सॉलिड, जिसे हम दूसरा नाम बोलते हैं गेंट सॉलिड, उसके तीसरा नाम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। ठीक है बच्चों, possesses स्ट्रॉन्ग कोहालेंट बॉन्ड एंड शोज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, यानी कि आंसर नंबर क्या हो गया 4 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 57, जनरल आइडियल गैस इक्वेशन इज। जनरल आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है बहुत आसान है, तो वो हो गया P डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरा नंबर होता है V डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऑप्शन नंबर 3 है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और 4 नंबर का है PV इज इक्वल टू NRT। इसका सही आंसर आप जानते हैं बहुत आसान है, PV इज इक्वल टू NRT। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। उसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड इन द कंबशन ऑफ 60 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। अगर हम 60 मोल ब्यूटेन को कंबशन करते हैं तो कितना मोल CO2 का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने इक्वेशन को लिखा है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन को जब हम ऑक्सीडेशन उसका करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है रिएक्शन देखिएगा, यहाँ पर रिएक्शन आपके सामने दिया गया है। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर, तो होता है CO2 प्लस H2, यानी कि 4 कार्बन होने की वजह से 4 CO2 फॉर्मेशन होता है, 10 हाइड्रोजन होने की वजह से 5 H2O का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिएगा, 4 × 2 8 हो गया, और ये 8 + 3 यानी कि कितना हो गया, ये 13 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया बच्चों। कितना हो गया, 13 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 मोल ब्यूटेन को हम अगर कंबेशन करते हैं, 1 मोल ब्यूटेन का कंबेशन अगर करते हैं तो क्या होता है 4 मोल CO2 का फॉर्मेशन होता है। अगर 60 मोल
अगर ब्यूटेन को हम कंबशन करते हैं तो कितना मोल CO2 लगता है। ठीक है बच्चों, यानी कि 60 इंटू 4 दैट कैन बी बिकम्स 240 मोल्स ऑफ CO2। इसका सही आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 4 240। ठीक है, तो 240 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? व्हाट कलर चेंज वुड यू ऑब्जर्व व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथैलीन इज एडेड टू द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, फिनोल्फथैलीन क्या करता है? बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। अगर हम फिनोल्फथैलीन को बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या करता है? कलरलेस टू पिंक कलर फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब क्या होगा? फिनोल्फथैलीन कलरलेस है। अगर उस कलरलेस सॉल्यूशन को हम अगर बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, उसमें अगर ऐड किया जाए तो उसका क्या होता है? कलरलेस टू पिंक कलर चेंज होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कलरलेस टू पिंक। ठीक है, आपका आंसर नंबर क्या हो गया? 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है? मैच द फॉलोइंग, हमको मैच करना है कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। इसमें हाइब्रिडाइजेशन को हमको कंबाइन करने का है, उसके मैच करने का है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं डायमंड जो होता है सिंगल बॉन्डेड होता है, और जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ग्राफाइट सेकंड क्या है? ग्राफाइट। ग्राफाइट में कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? sp2। चारकोल जो है इसका हम सही हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर? नॉट डिफाइंड। उसके बाद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5, इसका सही हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो होता है sp3d इज द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसको हम जोड़ दिया जाए तो आंसर बनता है आंसर नंबर 2, यानी कि A को Q मैच होता है, B को P मैच होता है, C से S मैच होता है और D से P मैच होता है। इस तरीके से हम आंसर नंबर 2 को यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द हाफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 100 days। आफ्टर 400 days 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट विल बी रिड्यूसेस टू डैश ग्राम। ठीक है बच्चे, शुरू में हमने क्या किया? 1 ग्राम एलिमेंट लिया है, उसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 100 days है। ठीक है, स्टार्टिंग जो एलिमेंट्स है 1 ग्राम है, उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है? 100 है। हमें क्या पूछा गया? 400 days में कितना ग्राम वो यहाँ पर रिमेन रहता है या बचा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्यूशन 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक मेथड दिया है, कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू टी हाफ, T/T हाफ। T कितना है? 400 days, T हाफ कितना है? 100। दोनों का अगर रेशियो लेता है तो वो होता है 4, यानी कि n इज इक्वल टू 4, यानी कि NT हमको निकालना है, यानी कि अमाउंट रिमेन। अमाउंट कितना बचा हुआ होता है? वो है N0, यानी कि शुरू में कितना अमाउंट होता है? 1 ग्राम। उसके बाद 1/2 रेस टू n, 1/2 रेस टू n का आंसर कितना है? 4। अगर 4 को रखते हैं तो होता है 1/16। दूसरा एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है, देखिएगा 1 ग्राम स्टार्टिंग एलिमेंट है, उसका हाफ लाइफ पीरियड अगर उसका हाफ किया गया जाए तो 1/2 ग्राम हो गया। उसको कितना डेज लगते हैं? 100 days लगते हैं। उसके बाद 200 days को कितना होता है? वो 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, उसके बाद 300 days को कितना होता है? और एक बार 1/2। फिर उसके बाद 400 days को कितना होता है? और एक बार 1/2, यानी कि ये चारों का अगर हम तो मल्टीप्लिकेशन करता है तो वो होता है 1/16 ग्राम ऑफ एलिमेंट रिड्यूस्ड। ओके, यानी कि आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 62। क्या है 62? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप। ग्रुप में अगर हम पीरियडिक टेबल में जाते हैं तो कौन सा कंसेप्ट बड़ा है वहाँ पर इंक्रीज नहीं होता है? एटॉमिक रेडियस पहला ऑप्शन है। आप जानते हैं ग्रुप में नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, इसलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। 2 नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्रुप में सभी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं,
कांस्टेंट होते हैं, इसलिए ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं बढ़ते, यानी कि आपका सही आंसर 2 नंबर का है। क्यों? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में इंक्रीज होता है और बेसिक कैरेक्टर जो ऑक्साइड का होता है वो भी ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 तरफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, Zn प्लस CuSO4। Cu यानी कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव Zn है, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल है बच्चों। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 की तरफ अगर हम आते हैं, KBr प्लस Cl2, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन हम अगर देखा जाए तो Br को Cl डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, उसके बाद Zn प्लस MgSO4, इसमें अगर देखा जाए तो Zn जो है Mg से लेस रिएक्टिव है। क्या बच्चों, Zn से Zn जो है लेस रिएक्टिव दैन Mg, यानी कि जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करता है। पहले ऑप्शन में जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस करता है। दूसरे रिएक्शन में क्लोरीन Br से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए Br को डिस्प्लेस करता है। तीसरे वाले में जिंक लेस रिएक्टिव है, डिस्प्लेस नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 में Mg Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए Mg Fe को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच अमंग द फॉलोइंग इज एसिडिक फ्लक्स। कौन सा एसिडिक फ्लक्स है, यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड होना जरूरी है। पहला ऑप्शन है Fe2O3 यानी कि मेटल ऑक्साइड है। तीसरा ऑप्शन है MgCO3 यानी कि मेटल का है। उसके बाद CaCO3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में अगर 2 में देखा जाए तो SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसलिए सही आंसर क्या है, SiO2, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो SiO2 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इन द एसिडिक फ्लक्स। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65, ठीक है, 65 में क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 गिव CH3CHBr CH2Br, यानी कि डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो रहा है और इसमें ब्रोमीन ऐड किया जा रहा है, इसलिए ये रिएक्शन का ऑप्शन क्या है, 1 नंबर सही आंसर है, एडिशन रिएक्शन। 65 का करेक्ट आंसर क्या है, एडिशन रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल द गैस फॉर्म्ड इज। इसका केमिकल रिएक्शन आपके सामने मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, देखिएगा क्या रिएक्शन हो सकता है। एसिटिक एसिड में अगर हम सोडियम मेटल को ऐड करते हैं तो ये सोडियम मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करने वाला गैस कौन सा होता है, वो H2 गैस, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट पेयर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ठीक है बच्चों, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन आंसर क्या होता है, इथेनल दैट इज अल्डिहाइड। इथेनल क्या है, ये अल्डिहाइड है, दैट इज द करेक्ट आंसर, लेकिन क्वेश्चन में इथेनॉल हो गया है, यानी कि क्वेश्चन टाइपिंग जो है वहाँ पर मिस्टेक हो गया है। उसके बाद 68 नंबर का क्वेश्चन, नेम द पेरेंट एसिड एंड अल्कोहल ऑफ CH3COOC2H5। ईस्टर का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो उसका स्टार्टिंग एसिड कौन सा हो सकता है। ठीक है बच्चों, किस एसिड और अल्कोहल से वो बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथिल अल्कोहल गिव्स इथिल यानी कि इथेनोएट। ठीक है बच्चों, यानी कि इसका मतलब आप जानते हैं स्टार्टिंग कंपाउंड क्या होता है, एसिटिक एसिड और इथिल अल्कोहल इसका सही आंसर होता है 68। उसके बाद 69 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, 69 वाला क्या होता है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द CH3OCH2CH3, यानी कि CH3OCH2 यानी कि COC लिंकेज है। COC लिंकेज का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं COC का मतलब होता है ईथर लिंकेज। इसका सही आंसर क्या है, आंसर नंबर 1 दैट इज द ईथर। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। आप जानते हैं कॉलम नंबर 1 में जो दिया गया है उसका नाम दूसरी तरफ दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, देखिएगा यहाँ पर
C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टायरीन कंपाउंड है बच्चों, यानी कि इसको हम आंसर 3 को मैच कर सकते हैं। बी क्या है, CH2CHCl यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये क्या है, विनील क्लोराइड है। यानी कि सी क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इसको बोलते हैं हम एक्रिलोनाइट्राइल, यानी कि 1 नंबर मैच किया जा सकता है। उसके बाद डी जो है CF2 डबल बॉन्ड CF2, यानी कि पहले वाला जो है ए को कहाँ पर मैच करेंगे, स्टायरीन यानी कि 3, ए को 3 यानी कि ऑप्शन बी या 3 की संभावना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद बी को मैच करते यानी कि विनील क्लोराइड 4, यानी कि बी को 4, यानी कि फिर 2 और 4 की संभावना और है। ठीक है। उसके बाद है सी, इसको हम एक्रिलोनाइट्राइल यानी कि 1, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया बच्चों, आंसर नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ मैंने मैच किया है, यानी कि 4 नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक्स बच्चों।